हेलो बच्चों, सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर विलियन सॉल्यूशन का पार्ट 5। 4 पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने विलियन के बारे में पढ़ा है, सांद्रता के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपन ने विलेयता के बारे में पढ़ा है कि विलेयता किस प्रकार प्रभावित करती है, विलेयता के बारे में क्या होता है। उसके बाद अपने जो 4th पार्ट था उसके अंदर अपन ने वाष्प दाब के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट 5th पार्ट है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड मोलर मास, ठीक है। जो अणुसंख्यक गुणधर्म एंड मोलर द्रव्यमान की गणना करना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड मोलर मास। अणुसंख्यक गुणधर्म एंड मोलर द्रव्यमान। अणुसंख्यक गुणधर्म एंड मोलर द्रव्यमान, इसके बारे में आज अपने को डिस्कस करना। अब देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म नाम से पता चल रहा है। अणुसंख्यक गुणधर्म इतने दिन जो अपने 4 पार्ट पढ़े, उस 4 पार्ट के अंदर अपने क्या पढ़ा था कि जो विलियन के जो गुण थे ना, उसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहे थे, उसके वाष्प दाब पर निर्भर कर रहे थे, उसकी विलेयता पर निर्भर कर रहे थे। इनके बारे में अपन ने पढ़ा था कि उसकी सांद्रता पर निर्भर करते, ठीक है। तो अब अपने को क्या पढ़ना है कि जो विलियन के जो गुण होते हैं वो उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर। अणु की संख्या, आयनों की संख्या, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर निर्भर करता है तो इसका मतलब वो क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या पढ़ना है इसमें? अणुसंख्यक गुणधर्म। अगर अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है ना, तो अपने ये बात से पता चल गया अणुसंख्यक मतलब जो मान जो है विलेयन का जो गुण है वो किस पर निर्भर करेगा? इन अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या, अगर इन पर निर्भर करता है तो सब लोग क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म कहेंगे, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर अपने को डिस्कस करना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन एंड परासरणता। ये 4 टॉपिक है जो अपने को डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव एलिवेशन इन वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो अपने को ये पढ़ना है रिलेटिव एलिवेशन इन वेपर डेंसिटी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए, वैसे ये पार्ट अपन ने पढ़ लिया था। अपने को पता था कि ये Pt जो होता है Pa प्लस Pb होता है, ये अपने पढ़ा था। पर अपने को ये पता था कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब कम हो रहा है, और वाष्प दाब कम किस कंडीशन में होगा? जब कोई अवाष्पशील विलेय उसके अंदर मिक्स कर दिया जाए। जब कोई अवाष्पशील विलेय उसमें मिक्स कर दिया जाए, जब अवाष्पशील विलेय मिक्स कर, इसका जो वाष्प दाब होगा वो नगण्य मान लिया जाएगा। इसका वाष्प दाब कितना? नगण्य मान लिया जाएगा। तो अपने को पता है कि Pt इक्वल टू इसके हो जाएगा, Pa हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के अनुसार क्या होता है? Pa समानुपाती XA, Pa इक्वल टू P नोड A XA। XA क्या मोल में है? P नोड A क्या है? शुद्ध A का वाष्प दाब है, ये आंशिक दाब है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब यहां से अपन क्या करते हैं? अपने को पता है Pa किसके इक्वल होता है? Pd के इक्वल होता है। तो Pd इक्वल टू P नोड A XA की वैल्यू पुट कर देते हैं। Pd इक्वल टू P नोड A 1 माइनस XB, ये हो गया 1 माइनस XB। अब देखिए आगे क्या करना अपने को? इसको कर लो, सॉल्व कर लो। Pd इक्वल टू P नोड A माइनस P नोड A XB,
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, इसको उधर पुट करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। पी नोड ए एक्स बी इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी टी एक्स बी इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी टी अपॉन पी नोड ए। ये आ गया अपने पास में वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन, वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वैसे देखिए वास्तुदाब अपेक्षिक अवनमन। अब ये x, ये अपने को x b की वैल्यू, अपेक्षिक अवनमन तो कितना है, यही है अपेक्षिक अवनमन। ये पी नोड ए ये दशा अपन ने क्या वास्तव में अपेक्षिक अवनमन हो गया। अब देखिए अपने को देखना है एक्स बी क्या होता है, मूल होती है ना, मूल भिन्न होती है। तो मूल भिन्न को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी टी अपॉन पी नोड ए। ठीक है, एन ए क्या है, उस विलय के मूल बटा विलयन के मूल, विलय और विलायक दोनों के मूल को अपन ऐड कर लेंगे तो विलयन के मूल बन जाएंगे। तो अपने क्या लिया, विलय के मूल अपॉन विलयन के मूल। अब देखिए अपने को पता है कि जो विलय की जो मात्रा है वो तो अपन बहुत कम डालते हैं, विलय तो बहुत कम होता है। तो अपन क्या बोलते हैं, जब इसकी मात्रा बहुत कम है, जब प्लस माइनस में होता है तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। तो अपन एन बी को नगण्य मान सकते हैं, इस कंडीशन में अपन एन बी को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, एन ए अपॉन सॉरी एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी टी अपॉन पी नोड ए। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला मिल गया अपने को। अब आप चाहो तो इसको एन बी और एन ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एन बी एन ए की वैल्यू कैसे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये क्या है, विलय का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान बटा एन ए की वैल्यू पुट करते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी टी अपॉन पी नोड ए। ठीक है, अब देखिए इसको उल्टा करते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, ये ऊपर चला जाएगा और मिल जाएगा आपको एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी टी अपॉन पी नोड ए। ये आपके पास में नया फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, ये अपने को नया फॉर्मूला मिल गया, लेकिन और अपने क्या डिराइव किया, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो ये वैसे ये यहाँ तक अपन ने कल किया था, अपने नया यही किया, एक्स बी की वैल्यू को पुट किया अपन ने, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू को पुट कर दिया, तो अपने को नया फॉर्मूला मिल गया अपने पास में, ये डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी टी और पी नोड ए। अब देखिए यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए डब्ल्यू बी, ये डब्ल्यू बी क्या होता है, डब्ल्यू बी क्या होता है, बी अपन किसके लिए लिखते हैं, विलय के लिए, विलय का भार, विलय का द्रव्यमान, और एम ए क्या है, ए किसके लिए लिखते हैं, विलायक के लिए, विलायक का मोलर द्रव्यमान, बी विलय, विलय का मोलर द्रव्यमान, और ये विलायक का द्रव्यमान। पी नोड ए क्या होता है, शुद्ध ए का वास्तुदाब, ये क्या है, आंतरिक दाब, या फिर हम बोल सकते हैं कुल द्रव्य दाब उसका। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को ये, तो ये अपने पढ़ा है वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वथनांक उन्नयन। देखिए अगर आपको राउल्ट नियम हेनरी लॉ अगर अच्छे से आता है तो फिर ये अनुसंख्यक गुणधर्म कोई हार्ड नहीं है, बस जो आप लोगों ने हेनरी और राउल्ट नियम पढ़ते हो वही उसी का पार्ट है ये, तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना आप लोगों को क्वथनांक, सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका, क्वथनांक उन्नयन।
ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या पढ़ना, क्वथनांक उन्नयन। उससे पहले एक बात देखते हैं, क्वथनांक क्या होता है। जब अपन किसी द्रव को तापमान देते हैं, जो अपन किसी द्रव को तापमान देते हैं, तो उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप, जब किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। या छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि वह ताप जो किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर देवे। सिर्फ पानी है, पानी को अपन बॉईल करते हैं, 100 डिग्री पे बॉईल होने देता है और 100 डिग्री पे वो पानी जो होता है वो वाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है। तो अपन क्या बोलते हैं, पानी का क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पे वो पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित होने लग गया है। पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित होने लग गया। तो एक साइंटिफिक प्रोफेशनल परिभाषा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, वह ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा द्रव का वाष्प दाब, क्या तो क्या हो जाएगा, वो वाष्प में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या पढ़ना है, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है। अब क्वथनांक में उन्नयन कैसे, पानी था अपने पास में, पानी को अपन ने गर्म किया, 100 डिग्री पे गर्म होने लग गया, 100 डिग्री पे वो क्या हो गया, वाष्प में परिवर्तित होने लग गया। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसके अंदर शुगर डाल देते हैं या सॉल्ट डाल देते हैं। शुगर या सॉल्ट कुछ भी डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसी कंडीशन बनेगी, दाब है इसका, ये ताप है। ठीक है, मान लो पानी को अपने बॉईल किया, ठीक है, ये अपने पास में ए पानी लिया अपने, इसको अपन बॉईल करते हैं, तो ये क्या होता है, इसका अपन तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने के साथ इसका दाब भी बढ़ता है, ऐसे गति करता है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, कुछ नमक या फिर शुगर ऐसा कुछ डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा, उसका जो क्वथनांक है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसे इसके अंदर डालेंगे, जैसे मान लो इसका मान क्या हो गया, क्वथनांक का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो फिर इसको अपन ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं, इसका तापमान इतना आएगा, सेम समान तापमान, इसका तापमान इतना आएगा। अब देखिए ये तो क्या हो गया अपने पास में विलयन के लिए, और ये क्या है, शुद्ध विलायक है। टीबी, टी नोट बी, सॉरी शुद्ध के लिए ये और नोट किसके लिए लिखते हैं, शुद्ध के लिए। ठीक है, तो अपने को क्या मिला कि जब पहले तो इसका वाष्प दाब, पहले तो इसका तापमान क्या था, कम था, लेकिन अब इसका तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। जब अपन ने कुछ एक्स्ट्रा दूसरा कोई भी विलय अपन ने ऐड कर लिया उसके अंदर, तो उसका तापमान क्या हो गया, उसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। कि पहले वो 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अब वो 102 डिग्री पे बॉईल हो रहा है। पहले वो 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, तो वो कितना पे बॉईल हो रहा है, 102 डिग्री पे बॉईल हो रहा है। 102 डिग्री पे उसका जो दाब है वो वाष्प दाब में कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प दाब के बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, तो ये जो डिफरेंस है, ये उनमें अंतर है, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, उनमें अंतर है, ये डेल्टा टीबी है। डेल्टा किसके लिए पुट करते हैं अपन लोग, अंतर के लिए, में डिफरेंस फाइंड करना तो अपन लोग डेल्टा पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन जो है वो क्या है, डेल्टा टीबी, मतलब उसके क्वथनांक के अंदर जो वृद्धि हुई है वो डेल्टा टीबी है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी कितना आएगा, अगर अब 100 डिग्री पे पहले बॉईल हो रहा था, अब 102 डिग्री पे हो रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, जो क्वथनांक उन्नयन है वो कितना है, 2 डिग्री। ठीक है, तो अपने को डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 डिग्री। क्लियर हो गया आप लोगों को ये। तो ये जनरली एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर सकते हैं आप लोग, डी उसको यदि आप लोग इसको सी डी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल गया कि जैसे अपन तापमान में इसके तापमान में वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाता है कि इसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, हल्का सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को भी क्या करना है, डिस्कस करना। देखिए तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, ये लिखेंगे अपन लोग। क्योंकि डेल्टा टीबी कितना है, इसमें से अपन लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो अपने को डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि पहले तो 100 था, अब 102 हो गया, 102 में से 100 को माइनस कर देंगे तो अपने पास में
डेल्टा टी बी 2 डिग्री आ जाएगा। तो अपने क्या कर ये कर दिया। अब अपने को पता है कि जो इस ग्राफ से अपने को क्या मिल रहा है कि जो दाब है वो ताप के क्या है समानुपाती। टी समानुपाती किसके हैं? पी के। टी समानुपाती किसके हैं? पी के। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं कि तापमान जो है वो किससे समानुपाती है? दाब के समानुपाती है। और अपने को यह भी पता है कि जो दाब है उसमें क्या होता है अपने को ये पता चल गया कि जो डेल्टा टीबी जो है वो किसके समानुपाती है? डेल्टा पी के समानुपाती है। राउल्स नियम क्या बोलता है कि जो डेल्टा पी जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? मोल भिन्न के समानुपाती होता है। लोग ये पता है मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, डेल्टा टीबी समानुपाती एक्सबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एक्सबी। लिख सकता हूं मैं के क्या है यहाँ पर? समानुपाती नियतांक हो गया। यहाँ पे के क्या है? समानुपाती नियतांक। ठीक है। अब यहां से अपन क्या करते हैं? एक्स बी की वैल्यू पुट करते हैं। यहां से अपन क्या करते हैं? एक्स बी की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एक्स बी अपने को पता है एक्स बी क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है। एन ए क्या होता है? विलेय के मोल, विलायक के मोल और विलेय के मोल। अब अपने को ये पता है कि एन बी क्या होता है? वेरी वेरी लेस एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए डेरिवेशन बड़े नहीं है, बस दिखने में बड़े दिख रहे हैं लेकिन बहुत इजी। आप लोगों को जनरल जो आप लोगों ने 9-10 तक मैथ्स पढ़ी है उस मैथ्स को यूज करना है। ठीक है। देखिए एक्स बी की अपने को पता चल गया एक्स बी एन बी की जगह अपन क्या लिख देते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन बी की जगह क्या? एन ए आएगा ना यहाँ पे। एन ए की जगह क्या लिख देते हैं? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है। इसके इक्वल हो गया ये एक्स बी के इक्वल हो गया। अब देखिए अब इसको उल्टा कर लेते हैं। एक्स बी इक्वल टू कितना जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये अपने पास में क्या आ गई? एक्स बी की वैल्यू आ गई। एक्स बी की वैल्यू आ गई। एक्स बी की वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर लेते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू के डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है। अब यहां से देखिए ये जो विलायक का मोलर द्रव्यमान है तो फिक्स है, निश्चित है। तो अपन क्या करते हैं? डेल्टा टी बी इक्वल टू के एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब ये जो है इसको अपन मान लेते हैं के बी, एक बड़ा नियतांक मान लेते हैं इसको। तो अपने पास में क्या मिल जाएगा? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है। और ये क्या होता है अपने को पता है? ये क्या होता है? मोलरता होती है, विलेय की मोल और विलायक का आयतन। ठीक है। विलायक का जो द्रव्यमान लेंगे विलेय के मोल और विलायक का द्रव्यमान, तो ये क्या होती है? मोलरता होती है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। या कि अपने को डेल्टा टी बी क्या आ गया? के कोई नियतांक है इंटू एम, मोलरता। ठीक है। अब अपने पास ये एक नया फॉर्मूला आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला लगा के यहाँ से किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए इस ग्राफ को मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ या फिर मैं इसको यहाँ भी करता हूँ।
TB इक्वल टू KB इंटू मोलता के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अपने को पता है ये मोलता के लिए फॉर्मूला वैसे ऊपर आया था अपने पास में, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। ठीक है, यहां से आपको KB की वैल्यू पूछे, मान लो आपको पूछे KB कितना होता है, तो आप लोग KB की वैल्यू निकाल सकते हैं। KB की तरफ बाकी सब बोल दो TB इंटू MB इंटू WA अपॉन WB इंटू 1000। ठीक है, एक ये वैल्यू आ सकती है। अगर आपको यहां से MB की वैल्यू पूछे तो आप लोग MB की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। MB इक्वल टू MB की तरफ बाकी सब बोल दो KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन TB इंटू WA। यहाँ से आपको MB की भी वैल्यू आ सकती है। मतलब आप लोग फॉर्मूले के अंदर किसी भी वैल्यू को, इस फॉर्मूले से किसी भी वैल्यू को आप लोग फाइंड कर सकते हो। आप लोग ऐसा नहीं आप लोग सर इस वैल्यू को अपन कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी किसी भी वैल्यू को अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर देखिए अगर क्वांटम गुणांक की बात करें, क्वांटम गुणांक की सांद्रता की बात करें, तो यहाँ से आप लोगों को अगर मान लो KB की वैल्यू पूछे तो कभी कभी आप लोगों को ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ सकता है, MAR/TB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H इंटू 1000। क्वांटम गुणांक से आप लोग को डिराइव करना पड़ेगा। अपन KB की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो KB अपने पास क्या आ जाएगा, MAR/TB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H इंटू 1000। ये फॉर्मूला भी कभी कभी लगाना पड़ता है। वैसे आप लोगों को जनरली ये फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा मान लो दे रखा होगा R की वैल्यू अपने को पता है, R की वैल्यू कितनी होती है 0. यहाँ लिख देता हूँ R इक्वल टू 0.0821 R की वैल्यू होती है। TB की वैल्यू जो भी टेम्परेचर आप लोग लेते हो उसमें लेना, केल्विन के अंदर लेना है। जो भी टेम्परेचर लेना है उसमें लेना, केल्विन के अंदर लेना है, ठीक है। तो क्लियर होगी आप लोगों को ये बात देखिए। अपने को TB क्या आएगा, डेल्टा H क्या होती है, क्वथनांक की बात करें तो वाष्पन की उष्मा, वाष्पन की मुक्त उष्मा। तो अपने पास डेल्टा H क्या है यहाँ पर, वाष्पन की मुक्त उष्मा। MA क्या होता है अपने को पता है, ये विलायक का मोलर द्रव्यमान। KB क्या है यहाँ पर, क्वथनांक उन्नयन का माना जाएगा, 1000 होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये क्वथनांक उन्नयन कैसे करना है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करो, उसको डिराइव कर दो। जो अपने राउल नियम और हेनरी नियम पढ़े हैं उनके अंदर जो जो अपन ने लॉज यूज दिए, आपको राउल नियम के अनुसार आगे बढ़ाया अपन ने, SB की वैल्यू पुट की, अपने को ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये। तो ये है क्वथनांक उन्नयन। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। बेटा इसको ठीक है, क्वथनांक उन्नयन हो गया तो हिमांक अवनमन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एक बार वापस, क्योंकि अभी आपके काम आएगा। आपने को पढ़ना है नेक्स्ट थर्ड, आपने को पढ़ना है हिमांक अवनमन, हिमांक में कमी। देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, वही P और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए जनरली आप लोगों ने देखा होगा, वैसे पहले बात करते हैं हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित होने लग जाए, जमने लग जाए, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। अब हिमांक अवनमन कैसे होता है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कभी पानी को लेकर फ्रीजर के अंदर रख दिया, क्या होगा, पानी जम जाएगा। अपन लोग देखते हैं पानी 1 घंटे के अंदर जम गया। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने घर पे छोटे टाइम एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि आप लोगों ने आइसक्रीम जमाई होगी, तो आइसक्रीम के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, उस पानी के अंदर अपने दूसरे घटक डाल दिए, तो उससे उसके हिमांक में कमी आ गई। उससे क्या हुआ, उसके हिमांक में क्या आ गई, कमी आ गई। तो वो हिमांक में कमी कितनी हुई वो अपने को याद करना है, वो हिमांक अवनमन है। तो क्या होगा, पहले पानी 0 डिग्री पे जम रहा था, अब पानी क्या हो रहा, -2 डिग्री पे जम रहा है। अब पानी क्या हो रहा, -2 डिग्री पे जम रहा है। तो हिमांक अवनमन कितना हो गया, 2 डिग्री। हिमांक अवनमन अपने को कितना मिलेगा उस कंडीशन में, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री और टेम्परेचर कम करने पर
वो जो आइसक्रीम है वो जमने लगेगी। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि पहले यहाँ पर ये विलेन यहाँ पर था, ठीक है, ये ए कोई भी शुद्ध विलायक था, ये जमता था पहले शुरुआत के अंदर, ऐसा था नहीं पानी रखते ही जम गया, पहले तो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, फिर यहां से वो क्या होता है, जमने लगता है, यहां से वो क्या होता है, जमने लगता है। लेकिन अगर अपन लोग इसके जगह पे कोई इसके साथ में अपन ने कोई दूसरे घटक डाल दिए, मान लो अपन आइसक्रीम जमा रहे हैं, ये कोई बी ले लिया अपन, ठीक है, तो ये जो जमेगा पहले तो द्रव अवस्था में रहेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जमने लग जाएगा, इस स्टेट में क्या हो जाएगा, जमने लग जाएगा। मतलब जो शुद्ध विलयन लिया अपन ने और जो अपने जो शुद्ध विलायक लिया और ये विलयन है, दोनों का जो दिमाग है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए टी नोड एफ क्योंकि ये तो किसका है, शुद्ध का, ये क्या है, टी एफ, ये किसका है, जब अपन विलयन लेंगे, ये किसकी बात करें हम लोग, विलयन की, और ये किसका है, विलायक। ठीक है, ये शुद्ध विलायक ले लिया है, तो अपने को पता चल गया कि जो डेल्टा टीएफ आएगा, जो उनका जो अंतर आएगा, जो हिमांक में अवनमन आ रहा है, वो कितना होगा कि सर जो पहले हमारे पास था उसमें से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अपने को क्या मिल जाएगा, टी नोड एफ माइनस टी एफ। कि पहले से सर हमारे पास वो जो 0 डिग्री पे जम रहा था, अब माइनस 2 डिग्री पे जम रहा था, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 डिग्री का, तो अपने को मिल जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नोड एफ माइनस टी एफ। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बातें, क्या अपने को यहां से क्या हो गया, इसका डेल्टा टी एफ अपने को फाइंड किया, हिमांक में अवनमन अपन ने फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया आप लोगों को बातें। अब देखिए अपने को ये पता है, फॉर्मूले से अपने को पता चल ही रहा है, डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके है, डेल्टा पी की, ये अपने को पता चल ही रहा है। सेम डेरिवेशन जो आप लोगों ने क्वथनांक उन्नयन के लिए की थी, सेम डेरिवेशन यहां पर अपने को वापस फॉलो करनी है। तो अपने पास में डेल्टा इसका मान निकालता हमने, केबी का मान लास्ट में आया था अपने पास में। ठीक है, देखिए यहां से आप लोगों को केबी की वैल्यू मान लो अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे के एफ की वैल्यू मिलेगी, तो आपके पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, के एफ की वैल्यू एम बी इंटू टीवी की जगह टी एफ बन जाएगा इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000। देखिए ये अपन ने डायरेक्ट तो लिख ली क्योंकि अपन ने अभी क्वथनांक उन्नयन जो किया था, सेम फॉर्मूला वापस अपने को मिलने वाला, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर के बी था, यहाँ पर के एफ है फ्रीजिंग, यहाँ पर टी एफ है, वहां पर टी बी था। ठीक है, तो ये अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा। लास्ट में अपने को फॉर्मूला चाहिए, के बी वाला फॉर्मूला चाहिए, के एफ, तो अपने को क्या मिल सकता है, एम ए आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच इंटू 1000। अब देखिए वहां पर डेल्टा एच क्या था, वाष्पन की मुक्त ऊष्मा, यहाँ पर क्या है, गलन की मुक्त ऊष्मा। आर सेम रहेगा, ये टेम्परेचर जो है आप लोगों को तापमान दे रखा होगा, लेकिन तापमान किसमें लेना है, केल्विन के अंदर लेना है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो अपने पास में ये दोनों फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग यहाँ से मान लो इसकी वैल्यू पूछे तो भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू पूछे तो भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू पूछे तो भी निकाल सकते हैं। लाइक ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी आप लोगों के पास में कोई चौक है, ठीक है, चौक के बारे में आप लोगों को दे रखा है, ये चौक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लो अपन ऐसे जनरली देखें तो चौक का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आप लोगों को, उसका डिफरेंस दे रखा होगा आप लोगों को, तापमान अंतर दे रखा होगा आप लोगों को, तो चौक का आप लोग अनुभार ज्ञात कर सकते हैं कि कितने ग्राम चौक को अपन ने पानी के अंदर मिक्स किया। एक चौक को अपन पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं, पानी के बारे में सब कुछ दे रखा है, आपको चौक का अनुभार नहीं दे रखा है, तो आप लोग चौक का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोग किसी भी योगी का, किसी भी घटक का, जिसको दूसरे के अंदर मिक्स करके अपन उसका अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट कुछ अलग बातें, अलग रिसर्च करते हैं, जनरल जैसी चीजें होती हैं उन्हीं को अप्लाई करना वही साइंटिस्ट का लगता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात है कि क्वथनांक अवनमन क्या पढ़ा आपने, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन पढ़ा और हिमांक में अवनमन पढ़ा। हिमांक में तो कमी हो रही थी, तापमान में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, परासरण।
क्लियर कर देते हैं साथ ही अभी। देखिए परासरण, ऑस्मोसिस। देखिए क्या होता है परासरण, विलायक जो होता है, विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। किसकी सहायता से? अर्धपारगम्य झिल्ली, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके द्वारा अगर किसी विलायक के अणुओं का, विलायक के अणु निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता से कहां जा रहे हैं? उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हैं, उच्च सांद्रता। विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, उस घटना को अपन क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को परासरण की डेफिनेशन कि कोई भी विलायक जो होता है उसके अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, उसको अपन क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। जनरली घरों के अंदर अपन लोग देखते हैं कि मम्मी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, करेले की सब्जी को बनाने से पहले उस करेले को नमक के पानी में धोते हैं या नमक के पानी में डाल के रखते हैं। क्यों? परासरण की क्रिया हो रही है। नमक का जो उसका कड़वापन है, करेले का जो कड़वापन है, वो क्या करता है? नमक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कौन सी घटना हो रही है? परासरण की क्रिया हो रही है कि उसका जो कड़वापन है वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। इसलिए वो अपनी बनाने से, करेले बनाने से पहले क्या करते हैं? नमक के पानी में डाल के रखते हैं। किसमिस जो है उसको पानी में डाल के रखो, क्या हो जाएंगे? किसमिस फूल जाएंगे, बिकॉज ड्यू टू परासरण। ठीक है, समझ गए? अगर मान लो मछलियां जो होती है, कुछ मछलियां खारे पानी की होती है, कुछ मीठे पानी की होती है, तो अपन क्या खारे पानी की मछली को मीठे पानी में डाल देंगे तो भी मर जाएगी, मीठे पानी की मछली को खारे पानी में डाल देंगे तो भी मर जाएगी। या तो फूल के मर जाएगी या सिकुड़ के मर जाएगी, क्योंकि परासरण की क्रिया होने लग जाएगी उनके अंदर, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो खारे पानी के हिसाब से हैबिचुअल हो रखी है या मीठे पानी के हिसाब से हैबिचुअल हो रखी है। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सी घटना हो जाएगी? परासरण की क्रिया हो जाएगी। तो क्लियर हो गया परासरण किसे कहते हैं? कि विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, या किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए परासरण की क्रिया हो रही है, ये ए है, ये बी है, ए से बी की ओर परासरण की क्रिया हो रही है, ए से बी की ओर क्या हो रही है? परासरण की क्रिया हो रही है। अब मैंने क्या किया? इस बी के ऊपर मैंने दाब लगाया, प्रेशर अप्लाई किया। क्या लगाया मैंने? इसके ऊपर दाब लगाया। तो बताइए जब इसके ऊपर मैं दाब लगाऊंगा तो क्या होगा? इसके ऊपर दाब लगाने से ये बी क्या करेगा? इसका अपोज करेगा, बी का विलय उधर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा? अगर मान लो मैं धक्का दे रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं किसी टेबल को धक्का देके आगे की ओर पुश कर रहा हूं, उधर से मान लो धक्का लगने लग जाए तो क्या होगा? टेबल बीच में रुक जाएगी, उस कंडीशन में टेबल बीच में ही रुक जाएगी। ये जो दाब है, ये दाब कहलाएगा परासरण दाब। ये दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। जब ए से बी की ओर घटक जा रहा था तो उसको अपन ने क्या नाम दिया? परासरण नाम दिया। क्या नाम दिया? परासरण नाम दिया। अब क्या हो रहा है? ए और बी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अपन ने वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है या परासरण की क्रिया का अपोज करता है, परासरण दाब कहलाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर विलय न तो ए से बी की ओर जा रहा है, ना बी से ए की ओर जा रहा है। विलय न तो ए से बी की ओर जा रहा है, ना बी से ए की ओर जा रहा है, क्योंकि बी के ऊपर क्या लग रहा है? दाब लग रहा है। वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है, क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। क्लियर होगी आप लोगों को ये बातें कि हाँ परासरण दाब किसे कहेंगे? समझ गए? ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या है? ये हो गया परासरण दाब, दोनों नहीं जा रहे। अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि इस बी के ऊपर जो दाब लगाया गया, इस दाब को मैं और बढ़ा दूं, इस दाब को क्या कर दूं? मैं और बढ़ा दूं, तो क्या हो गया? ये जो बी का जो विलयन है वो किसकी तरफ गति करने लग जाएगा? ए की तरफ गति करने लग जाएगा। मतलब बी से दिशा किसकी तरफ हो जाएगी? ए की तरफ हो जाएगी। तो उस घटना को क्या कहेंगे? व्युत्क्रम परासरण कहेंगे। उस घटना को क्या कहेंगे? व्युत्क्रम परासरण। के व्युत्क्रम परासरण के अंदर परासरण की दिशा बदल जाती है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा। कि व्युत्क्रम परासरण के अंदर परासरण की दिशा बदल जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्क्रम परासरण। बस कंडीशन क्या है? इसके ऊपर अपन लोग परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे।
परासन दाब तो क्या है, वह न्यूनतम दाब जो परासन की क्रिया को रोकता है। अगर उस दाब को और बढ़ा दिया जाए तो परासन की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्क्रम परासन कहेंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले क्लासों के अंदर, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम पढ़ा होगा ना, बॉयल नियम और चार्ल्स नियम, ताप दाब नियम, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, उन सभी नियमों से आप लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण आप लोगों ने डिराइव किया था, आदर्श गैस समीकरण। अब अपने को पता है कि P क्या है, यहाँ पर दाब है, V आयतन है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस नियतांक, T ताप केल्विन। ठीक है, अब P की जगह अपन क्या लेते हैं, पाई ले लेते हैं। पाई क्या है यहाँ पर, परासन दाब, पाई V इक्वल टू nRT। पाई की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो क्या रहेगा, N/V RT। ठीक है, मेरे पास में नया फॉर्मूला बन गया परासन दाब के लिए, पाई इक्वल टू N/V RT। अब मुझे पता है N क्या होता है, मोलों की संख्या, WB/MB। ठीक है, तो यहां से मैं इसको वैल्यू को पुट कर सकता हूं, पाई इक्वल टू WB/MB इंटू V इंटू RT। ठीक है, मेरे पास में परासन दाब के लिए नया फॉर्मूला आ गया। यहां से मैंने क्या किया, N की वैल्यू को पुट किया, परासन दाब के लिए नया फॉर्मूला आ गया। इन फॉर्मूले से आप लोग जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आता है समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, दो विलयन है A और B, अगर इन दोनों के परासन दाब पाई1 इक्वल टू पाई2 है, दो विलयन है A एंड B, दोनों के परासन दाब क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों विलयन समपरासरी कहलाएंगे। ये दोनों विलयन कैसे कहलाएंगे, समपरासरी कहलाएंगे। वे विलयन जिनका परासन दाब का मान क्या होता है, इक्वल होता है, उन विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, समपरासरी कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को बातें। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए पाई1 इज ग्रेटर देन पाई2, तो क्या हो जाएगा, इस पाई1 को क्या कहेंगे, अति परासरी। ये क्या कहलाएगा, अति परासरी। पाई2 क्या कहलाएगा, अल्प परासरी, कम है ना, अल्प परासरी। ये अधिक है तो अति परासरी। क्लियर हो गया कि हाँ, अपन ने क्या किया, जब इक्वल होता है समपरासरी, अधिक होता है अति परासरी, कम होता है तो अल्प परासरी। ठीक है, तो ये परासरण वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट में एक और डेफिनेशन बचती है, सब लोग बोलते हैं विसरण। विसरण क्या होता है, जब किसी विलयन की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। जैसे अपन लोग अगरबत्ती जला लेते हैं तो अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस जो है पूरे रूम में फैल जाती है, किसी पाइप तो नहीं लगी होता ना कोई, ऐसी जाती है ना फ्रेग्रेंस उसकी, क्योंकि यहाँ पर उस अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो क्या है, अधिक है। तो वो जो होती है वो फ्रेग्रेंस जो है वो यहाँ से देते क्या होगी, जहाँ निम्न सांद्रता की ओर क्या करती है, गति करती है। तो मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। इस घटना को अपन लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। क्लियर हो गया विसरण वाला टॉपिक। अब आप देखिए, अब आप लोगों को अपनी 5 पार्ट विलयन के कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो ये पार्ट आएगा उसके अंदर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके पहले तो। ठीक है, सारे के सारे जो भी अपन ने पढ़े हैं उसका सबका न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले आप लोगों को सारे के सारे पार्ट एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप लोगों को थ्योरी प्रॉपर आनी चाहिए। थ्योरी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्मूला है वो आप लोगों को प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं करोगे तो तब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा। ठीक है, और फॉर्मूला नहीं आएगा आप लोगों को तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, एक बार वापस सारे पार्ट को रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।